नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। संघ यानी कि आरएसएस का एक ही सपना रहा है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटे और देश में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू हो। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट चुकी है, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर लगभग तैयार है। रही बात समान नागरिक संहिता की, तो पीएम मोदी उसे भी जल्द से जल्द निपटा देंगे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आरएसएस के सारे सपने पूरे कर दिए हैं विश्वगुरु मोदी ने। अब इन सपनों का भविष्य में क्या परिणाम होगा, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो पीएम मोदी ने एक अच्छे छात्र की तरह अपने गुरु यानी कि आरएसएस को गुरु दक्षिणा दे ही दी है। बीते दिनों भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि एक ही परिवार में दो लोगों के अलग अलग नियम नहीं हो सकते। ऐसी दोहरी व्यवस्था से घर कैसे चल पाएगा। सुप्रीम कोर्ट डंडा मारता है, कहता है कॉमन सिविल कोड यानी यूसीसी लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग इसमें अड़ंगा लगा रहे हैं। ये कहना था पीएम मोदी का अपने भाषण में। बीजेपी सबका साथ सबका विकास की भावना से काम कर रही है। पीएम मोदी के इस बयान के बाद से एक बार फिर यूसीसी चर्चा में आ गया है। विपक्षी दलों ने इसे मुस्लिमों को उकसाने वाला मुद्दा बताया है। हालांकि हिंदुवादी समूहों और कुछ अन्य धर्मों के लोगों ने भी यूसीसी पर चिंता जाहिर की है। उन्हें डर है कि यूसीसी आने से उनके अधिकार भी कम हो जाएंगे। आज हम जानेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हिंदुओं की क्या चिंताएं हैं और उन पर क्या असर पड़ सकता है। हिंदुवादी संगठन लंबे समय से एक देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए समान कानून की मांग कर रहे हैं। 14 जून को 22वें लॉ कमीशन ने एक बार फिर से यूसीसी विचार विमर्श की प्रक्रिया को शुरू किया है। इसके बाद पीएम मोदी ने भी अपने भाषण में इसका जिक्र किया। एक्सपर्ट का मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से सबसे ज्यादा प्रभावित मुस्लिम कम्युनिटी होगी, लेकिन इसमें कुछ ऐसी बातें भी हैं जिसकी वजह से तमाम हिंदू भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं। हिंदुओं के मन में पहली आशंका यह है कि क्या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट खत्म हो जाएगा। दरअसल देश में जब शहरीकरण नहीं हुआ था तब एक ही परिवार की कई पीढ़ियां एक ही छत, खाना और पूजा स्थान को साझा करती थीं। यह संयुक्त परिवार को रिप्रेजेंट करता था और यहाँ रह रहे सदस्य संयुक्त रूप से संपत्ति भी साझा करते थे। ऐसे परिवारों के पास ना कोई बिजनेस होता है जिसे उस परिवार के कई सदस्य मिलकर एक यूनिट के रूप में चला रहे होते हैं। इसे ही हिंदू अनडिवाइडेड यानी HUF कहते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत HUF को टैक्स में छूट मिलती है। हिंदू लॉ के तहत हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन इसके दायरे में आते हैं। कुछ लोग आशंका जता रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से यह खत्म हो जाएगा। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड के मोटे तौर पर दो पहलू हैं। पहला परिवार से जुड़ा कानून और दूसरा संपत्ति से जुड़ा कानून। हिंदुओं में संपत्ति से जुड़े हुए कानूनों में मुख्य रूप से HUF से जुड़ा कानून है। इसे एक अलग कानूनी इकाई मानते हुए इनकम टैक्स की छूट भी दी जाती है। 2005 में कानून में बदलाव करके HUF में महिलाओं के समान अधिकारों की बात कही गई है। उसके अनुसार ही अभी DMK सांसद विल्सन ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखकर अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को भी इसका लाभ देने की मांग की है, लेकिन HUF का सिस्टम मुस्लिम और ईसाई धर्म में नहीं है। हिंदुओं में जो संयुक्त परिवार है यानी कि कर्ता का सिस्टम है, वो हिंदुओं का ही विशिष्ट सिस्टम है। दूसरी शंका यह है कि दूसरे धर्मों में शादी करने वाले कानून स्पेशल मैरिज एक्ट का क्या होगा। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 देश में सिविल मैरिज या रजिस्टर्ड मैरिज के लिए बना हुआ कानून है। यह एक्ट 1954 में लागू हुआ था। इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को कुछ शर्तों के साथ किसी अन्य धर्म या जाति के व्यक्ति से शादी की इजाजत है। यह एक्ट दो अलग अलग धर्मों और जातियों के लोगों को अपनी शादी को रजिस्टर्ड कराने और मान्यता देने के लिए बनाया गया है। इसके तहत की गई शादी एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट होती है, इसीलिए किसी धार्मिक आयोजन, संस्कार या समारोह करने या औपचारिकता की जरूरत नहीं होती है। कई संगठनों ने सवाल उठाए हैं कि क्या यूसीसी आने के बाद स्पेशल मैरिज एक्ट को रिप्लेस कर दिया जाएगा, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हिंदू महिला के लिए भी विरासत के नियम अलग अलग हैं। जानकारों के मुताबिक लाखों सुझावों का अध्ययन करने के बाद विधि आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। उसके बाद संसद से कानून बनने पर ही इन सभी सूक्ष्म बातों पर तस्वीर साफ हो पाएगी। हालांकि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हो रही शादियों की कानूनी स्थिति में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी शादियों में न्यूनतम आयु और शादी के रजिस्ट्रेशन के साथ कानूनी प्रक्रिया का पालन होता है। समान नागरिक संहिता का विरोध उन वर्गों में ज्यादा हो रहा है जहां कानूनी प्रक्रिया की बजाय पर्सनल लॉ और धार्मिक आधार पर शादी इत्यादि के मामले निर्धारित हो रहे हैं।
यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को संविधान के समानता के अधिकार के तहत पुष्ट करना। तीसरी बात है कि क्या आदिवासी समुदाय में एक साथ एक से ज्यादा पत्नी रखने वाली प्रथा खत्म होगी। दरअसल अनुसूचित जनजाति यानी एसटी उन समूहों की सरकारी लिस्ट जो आमतौर पर मुख्यधारा के समाज से अलग थलग रहते हैं, उन लोगों का अपना एक अलग समाज होता है और उनके रीति रिवाज अलग होते हैं। ये लोग अपने अलग कायदे कानून बनाकर उसे मानते हैं। ऐसे लोग आमतौर पर जंगलों और पहाड़ों में रहते हैं। इनकी आदिमता, भौगोलिक अलगाव, सामाजिक, शैक्षिक और धार्मिक पिछड़ापन इन्हें अन्य जातीय समूहों से अलग करती है। आम बोलचाल में इन्हें आदिवासी कहते हैं। देश में 705 आदिवासी समुदाय हैं जो देश में एसटी के रूप में लिस्टेड हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी आबादी 10.43 करोड़ के करीब है। यह देश की कुल आबादी का 8% से ज्यादा है। दरअसल कई आदिवासी समुदायों में एक पुरुष एक साथ एक से अधिक महिलाओं से शादी या फिर एक महिला की एक से अधिक पुरुषों से शादी हो सकती है। ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से यह प्रथा खत्म हो सकती है। इसलिए राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद 2016 में ही अपने रीति रिवाजों और धार्मिक प्रथाओं की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। पूर्वोत्तर के राज्यों में जनजातीय आबादी काफी ज्यादा है। इन्हीं वजहों से पूर्वोत्तर के राज्यों में यूसीसी का बड़े स्तर पर विरोध हो सकता है। असल में सभी आदिवासी समुदायों में एक से ज्यादा पत्नी रखने का रिवाज नहीं है। वहां पर शादियों का रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता। सरकार ने जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने के साथ शादियों के रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं। एक से ज्यादा शादी करने वाले लोगों को सरकारी नौकरियों में समानता प्रतिबंधित किया जाता है। हालांकि लिव इन शादियों के दौर में शहर हो या फिर आदिवासी समाज, वहां पर एक से ज्यादा पत्नी रखने पर कानून बनने के बावजूद व्यवहारिक प्रतिबंध लगाना मुश्किल होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद संविधान की अनुसूची 6 में आदिवासियों के लिए किए गए विशिष्ट प्रावधान खत्म नहीं होंगे। एक और अहम समस्या हिंदू ये भी मानते हैं कि क्या दक्षिण भारत में हिंदू परिवारों में रिश्तेदारों के बीच होने वाली शादियां नहीं हो पाएंगी। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे बिहार में सिर्फ 3.2% लोग ही अपने कजिन्स के साथ शादी करते हैं, वहीं तमिलनाडु में तकरीबन 26% लोग ऐसा करते हैं। 2015-16 के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक तमिलनाडु में 10.5% महिलाएं अपनी पिता की साइड के फर्स्ट कजिन से, 13.2% अपनी माँ की साइड के फर्स्ट कजिन से और 3.5% महिलाएं अपने अंकल से शादी करती हैं। यहाँ उदाहरण तो हमने तमिलनाडु का दिया है, लेकिन दक्षिण के दूसरे राज्यों में ऐसा देखने को मिलता है। माना जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से जैसे मुस्लिम अपने कजिन से शादी नहीं कर पाएंगे, वैसे ही दक्षिण भारत के ये हिंदू परिवार भी ऐसी शादी नहीं कर पाएंगे। इसके पीछे की वजह यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में शादी के बारे में 5 महत्वपूर्ण बातों पर कानून बन सकता है। अब आप इस मुद्दे पर खुद तय कीजिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।